रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूं मैं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और आज की जो घटना दोस्तों मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं, आज की घटना एक ऐसे दरिंदे की घटना है, एक ऐसे सीरियल किलर और रेपिस्ट की घटना है जिसको आप लोग सुनेंगे तो वाकई आप लोग अपने कानों पर हाथ रखेंगे। ये व्यक्ति महज 18 साल की उम्र से मासूम बच्चों के साथ में दरिंदगी करना शुरू करता है, उनका रेप करता, उन्हें मार कर फेंक देता। और 18 साल से इसकी उम्र तकरीबन 24 साल के आसपास हो जाती है और 18 साल से 24 साल के बीच में इसने लगभग 30 लड़कियों की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। आज की घटना एक ऐसे दरिंदे की घटना है जो शायद इस दुनिया में पैदा हुआ, इस दुनिया में जन्म उसने दरिंदा बन के ही लिया। मासूम बच्चों को वो अपना शिकार समझता था। तो सारी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अच्छा दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करूं उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी क्राइम स्टोरी सुनते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर हैदराबाद से कहानी सुनता हो और हैदराबाद में या फिर कहीं और कोई ऐसा व्यक्ति, हैदराबाद में एक सलमान नाम का व्यक्ति है जो लोगों की मदद करते हैं, शायद वो कोई ट्रस्ट चलाते हैं, या फिर कोई आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लोगों की मदद करता हो, तो आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मेरी इंस्टाग्राम पर या फिर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं उससे बात कर लूँगा। शायद मेरी वजह से या फिर आप सभी की वजह से उस लड़की की मदद हो जाए जो गांव के अंदर है। बहरहाल आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है, जुलाई अगस्त का महीना था, साल 2015 का ये समय चल रहा था और दिल्ली में एक थाना लगता है, बेगमपुरी थाना। और इसी साल 2015 जुलाई अगस्त के महीने में इसी बेगमपुरी थाने में एक बेहद ही गरीब परिवार आता है। और ये जो गरीब परिवार आता है तो थाने में पहुंचने के बाद में वहाँ पर जो पुलिस अफसर होते हैं उनसे कहता है कि साहब, मेरी एक 12 साल की बेटी है, बहुत छोटी है, नासमझ है, घर से बाहर खेलने के लिए गई थी लेकिन लौट कर नहीं आई है। तकरीबन 2 से 3 दिन का समय गुजर चुका है, हम लोग ढूंढ कर थक गए हैं, तमाम जगहों पर हमने ढूंढ लिया है। पहले तो हम लोग इंतज़ार करते रहे किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी मिलने वाले के यहाँ, किसी फ्रेंड के यहाँ कहीं हो आ जाए, लेकिन अभी तक वो लौट कर आई नहीं है। साहब, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप कुछ भी कर हमारी उस छोटी सी बिटिया को ढूंढ दीजिए। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं कि एक 12 साल की बच्ची जो 3-4 दिन से गायब है और परिवार वाले परेशान हैं, हर संभव कोशिश उन्होंने कर ली है, हर रिश्तेदारों में हर जगह ढूंढ लिया है और उस बच्ची का कहीं से भी कोई पता नहीं चल रहा है। लिहाजा जो पुलिस वाले होते हैं इस पूरे मामले को संज्ञान में लेने के बाद में इसमें FIR दर्ज करते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं और उसके बाद में जो 12 साल की लड़की थी इसको ढूंढने लग जाते हैं। अब पुलिस वाले जो थे वो इस लड़की को ढूंढने के लिए जैसे ही अपनी कोशिश शुरू करते हैं तो सबसे पहले घर वालों से भी हर संभव जो कोशिश होती है पुलिस वाले करते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं, किसी से कोई दुश्मनी, रंजिश, किसी ने किडनैप कर लिया हो, वगैरह वगैरह। आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई सटीक जानकारी पुलिस को मिल नहीं पाती है। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर ही रही थी कि इसी बीच में पुलिस को सूचना मिलती है कि एक खंडहरनुमा घर है, उस घर से एक बच्ची का शव बरामद हुआ है। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस उस घर पर पहुंचती है और पुलिस वाले उस घर पर पहुंचने के बाद में जब लाश को देखते हैं, इधर इस बच्ची की डेड बॉडी मिली है जो 2-3 दिन पुरानी दिखाई पड़ रही है, उधर एक बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है। लिहाजा पुलिस वाले सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डेड बॉडी उसी बच्ची की हो जिसके परिवार वालों ने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई है। इसलिए पुलिस वाले फैसला करते हैं कि एक बार बच्ची के परिवार वालों को बुलाकर डेड बॉडी को दिखा देना चाहिए। लिहाजा जो पुलिस वाले होते हैं अब इस जो बच्ची की जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी उसके घर पर इत्तला भेजते हैं कि इस तरीके से एक खंडर मकान के अंदर से एक डेड बॉडी मिली है, लिहाजा आप आकर देख लीजिए, कहीं ऐसा तो ना हो दुर्भाग्यपूर्ण कि आपकी बेटी हो। अब जो घर वाले होते हैं जिन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी तुरंत उस जगह पर पहुंचते हैं। अब जैसे ही उस डेड बॉडी को देखते हैं तुरंत शिनाख्त कर लेते हैं और कहते हैं कि साहब, ये तो हमारी ही बेटी है। अब घर वाले उस बच्ची की शिनाख्त कर चुके थे, ये जो बच्ची थी ये उन्हीं की बच्ची थी जो 2-3 दिन पहले गुम हुई थी। लाश को देखने के बाद में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस बच्ची के साथ में बहुत ही बेरहमी के साथ में रेप किया गया है और उसके बाद में बहुत ही ब्रूटली तरीके से इस बच्ची का मर्डर कर दिया गया है, यानी रेप करने के बाद में बच्ची का कत्ल किया गया है। अब जब इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं तो जब लोगों को पता चलती है तो लोग प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं। पुलिस के ऊपर लगातार दबाव पड़ता है कि जल्दी से जल्दी इस पूरे केस का खुलासा होना चाहिए, किसने इस बच्ची के साथ में हैवानियत दिखाई है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।
इधर प्रोटेस्ट चल रहे थे, इधर पुलिस के ऊपर लगातार दबाव पड़ रहा था, प्रेशर पड़ रहा था। उधर जो पुलिस थी उस डेड बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर जो क्राइम सीन था उस क्राइम सीन को बहुत ही बारीकी के साथ में चेक किया जाता है। इस क्राइम सीन पर कुछ ऐसा मिल जाए या कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए, कोई कागज़ का छोटा मोटा टुकड़ा मिल जाए या कहीं पर किसी चीज़ पर, किसी वस्तु पर फिंगरप्रिंट्स के निशान मिल जाए या फिर कहीं पर कोई जूतों के निशान मिल जाए। और उस समय जो यहाँ के एसीपी थे जगमिंदर सिंह दहिया जी, तो जो दहिया जी थे उन्होंने भी इस मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लिया था और वो खुद क्राइम सीन पर गए थे जांच करने के लिए। तो जो दहिया सिंह थे जब वो वहाँ पर जांच पड़ताल कर रहे थे तो उन्हें एक आईडी कार्ड मिलता है और ये जो आईडी कार्ड था ये किसी सनी वर्मा के नाम के व्यक्ति का था। अब जैसे ही ये आईडी कार्ड मिला था उधर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई थी। इधर पुलिस के ऊपर लगातार प्रेशर तो पड़ ही रहा था, लिहाजा पुलिस वाले ये पता लगाते हैं कि सनी वर्मा कौन है। सनी वर्मा का पता किया जाता है, सनी वर्मा को पुलिस थाने लेके आया जाता है और सनी वर्मा से पूछताछ की जाती है कि तुम्हारा आईडी कार्ड उस जगह पर क्या कर रहा था जहाँ पर एक लड़की का बहुत ही बेरहमी के साथ में रेप किया गया है और बाद में उसका मर्डर कर दिया गया है। इधर पुलिस अपनी पूछताछ इस सनी वर्मा के साथ में कर ही रही थी। इधर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट भी आ जाती है और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट को देखने के बाद में पुलिस वालों के भी पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बहुत साफ साफ ये मेंशन था कि इस लड़की के साथ में बहुत ही ब्रूटली तरीके से इसका रेप किया गया है, उसके बाद में बहुत ही बेरहमी के साथ में इसका कत्ल किया गया है। जो दरिंदा था वो इस लड़की का बेरहमी के साथ में रेप करने के बाद में इसका कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद भी वो रुकता नहीं है बल्कि इस लड़की की डेड बॉडी के साथ में बहुत ही बेरहमी के साथ में रेप करता है। अब जब ये चीज़ें पुलिस वालों के सामने आती हैं कि एक लड़की, पहले उसका रेप किया गया, बाद में उसका मर्डर किया गया, बाद में उसकी डेड बॉडी के साथ में रेप किया गया, लिहाजा पुलिस वाले अब इस मामले में ज़रा भी लापरवाही बरतते नहीं हैं। और जो सनी वर्मा पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया था, अब इस सनी वर्मा के ऊपर पुलिस वाले सख्ती दिखाते हैं। अब जैसे ही सनी वर्मा के ऊपर पुलिस वाले सख्ती दिखाते हैं तो जो सनी वर्मा होता है रोते हुए पुलिस वालों से बस एक ही बात कहता है कि साहब मैं बेकसूर हूँ। फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारा आईडी कार्ड आखिरकार उस जगह पर क्या कर रहा था, अगर तुम बेकसूर हो तो फिर तुम्हारा आईडी कार्ड वहाँ पर कैसे पहुँचा। तो ये जो सनी वर्मा होता है ये कहता है कि साहब मेरा आईडी कार्ड मेरे एक दोस्त ने छीन लिया था जिससे हाल फिलहाल में मेरा झगड़ा हुआ था। उसने मेरी बहुत ज़्यादा मार पिटाई भी की थी, उसने उसके बाद में मेरा आई कार्ड वगैरह छीन लिया और उसके बाद घर छोड़कर भाग गया। अब उसके बाद में बताता है कि उस जो लड़का, जो मेरा दोस्त था, जो आईडी कार्ड मेरा लेकर भागा था, उसका नाम रविंद्र है और हो ना हो साहब ये सब कुछ उसी रविंद्र ने किया है। उसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं इस सनी वर्मा से पूछते हैं कि तुम इस रविंद्र से कब और कैसे मिले थे और तुम्हारी इससे कैसे दोस्ती है, क्या बात है। तो उसके बाद में सनी वर्मा बताता है कि साहब मैं बस का एक ड्राइवर हूँ और जो रविंद्र है ये मेरा साथी है, एक तरीके से मेरे साथ बस पे ही रहा करता है और अभी फ़िलहाल मेरा उससे झगड़ा चल रहा है, पता नहीं कहाँ है। अब उसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं इस रविंद्र के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं, कहाँ पर है, कहाँ नहीं है, इसकी लोकेशन, इसका नंबर, सर्विलांस पे लगाकर सारी चीज़ें चेक करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले इस रविंद्र की तलाश जारी करते हैं, जैसा कि दोस्तों कहा ही जाता है, मैं आप लोगों से कई बार कह भी चुका हूँ कि अगर पुलिस सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है तो जो कातिल होता है, जो क्रिमिनल होता है, वो 7 आसमानों पर भी जाकर छुप जाए या फिर ज़मीन के नीचे पाताल में भी चले जाए, पुलिस वाले उसे आखिरकार खोज ही लाते हैं। आखिरकार पुलिस वाले जब इस रविंद्र की छानबीन कर रहे थे उसी बीच में पुलिस वालों को पता चलता है कि सुखबीर नगर बस स्टैंड पर रविंद्र को देखा गया है। लिहाजा पुलिस वाले सुखबीर नगर बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, वहां से इस रविंद्र को गिरफ्तार करने के बाद में लेके आते हैं। लेके आने के बाद में इसे पुलिस थाने भेजते हैं और इधर मीडिया के सामने खुलासा कर देते हैं कि लोग सुरक्षित हैं और जो 12 साल की बच्ची का रेपिस्ट था, जो कातिल था, वो पकड़ा गया है, वो दरिंदा पकड़ा गया है। लिहाजा लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली की जो जनता है ये सुरक्षित है। अब जो मीडिया वाले थे वो भी लगातार इस पुलिस वालों से ये पूछताछ कर रहे थे कि आखिरकार उसने कुछ बताया या फिर कुछ नहीं बताया। तो जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि अभी इस मामले में हम छानबीन कर रहे हैं, उससे पूछताछ करेंगे, इन्वेस्टिगेशन अभी आगे चल रही है और जैसे कुछ जो भी अपडेट आएगी हम तुम लोग को ज़रूर बताएंगे। अब उसके बाद में पुलिस वाले इस 12 साल की बच्ची के रेप और हत्या के मामले में इस रविंद्र से पूछताछ करने के लिए जाते हैं। पुलिस वाले पुलिस थाने पहुंचते हैं, बाकायदा इस रविंद्र कुमार को बैठाया जाता है और उसके बाद में इससे पुलिस वाले, क्योंकि जो एसीपी जगमिंदर सिंह दहिया जी थे वो भी गए हुए थे, तो इससे पुलिस वाले बस एक ही सवाल करते हैं
कि तुमने उस 12 साल की लड़की को क्यों मारा, तुमने उसका रेप क्यों किया, तुम्हारे अंदर ये मानसिकता कहाँ से आई, तुम्हारे अंदर ये सोच कहाँ से आई। तो ये जो रविंद्र कुमार होता है ये पुलिस वालों को बड़ा अटपटा जवाब देता है। ये कहता है कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं। अब पुलिस वाले जब इस रविंद्र कुमार के मुंह से ये बात सुनते हैं कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं, तो पुलिस वाले बड़ा शक पका जाते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है, या तो ये पागल है या फिर हमें पागल समझ रहा है। फिर उसके बाद में पुलिस वाले पूछते हैं कि कौन सी लड़की, क्या जिस लड़की के साथ में तुमने रेप किया है हम उसी लड़की की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद में ये जो रविंद्र कुमार होता है ये कहता है कि साहब कौन से वाले रेप की बात कर रहे हैं। अब जैसे ही ये बात ये कहता है तो पुलिस वाले, चूँकि हमारा वाला दिमाग पुलिस वाले नहीं रखते हैं, पुलिस वालों का दिमाग अलग होता है, लिहाजा पुलिस वाले अब समझ जाते हैं कि या तो ये व्यक्ति पागल है या हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर इसने कई अनगिनत रेप किए हैं, कत्ल किए हैं, जिसके बारे में शायद पुलिस को मालूम नहीं है। उसके बाद में पुलिस वाले इस लड़के से कहते हैं कि अच्छा तुमने कितने रेप किए हैं और कितने लोगों का तुमने कत्ल किया है। तो उसके बाद में ये जो लड़का होता है ये बहुत देर सोचता है और सोचने के बाद में पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन 30 एक रेप मैंने किए होंगे, यानी 30 के आसपास रेप मैंने किए होंगे, 30 कत्ल मैंने किए होंगे। अब जैसे ही ये बात पुलिस वालों से ये लड़का कहता है तो पुलिस वालों के एकदम से हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। उसके बाद में तमाम आला अधिकारियों को सूचना दी जाती है कि इस तरीके से बेगमपुर थाने में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो बोल रहा है उसने 30 रेप किए हैं, 30 मर्डर किए हैं, यानी बहुत बड़ा क्रिमिनल वो है। लिहाजा जैसे ही आला अफसरों के कान में ये बात पहुंचती है, बड़े बड़े आला अफसर इस बेगमपुर थाने में पहुंचते हैं और थाने में पहुंचने के बाद में इससे फिर पूछते हैं क्या तुम पागल हो या फिर सही बोल रहे हो। अच्छा अगर तुमने रेप और मर्डर किए हैं तो कहाँ कहाँ किए हैं, कौन सी वो जगहें हैं। उसके बाद में जैसे ही ये बातें पुलिस वाले इस रविंद्र कुमार से कहते हैं तो उसके बाद में रविंद्र कुमार बाकायदा चल कर 15 ऐसी जगहों पर पहुंचता है जहां पर इसने रेप किए थे और कत्ल किए थे। बाकायदा सबूत दिखाता है कि ये देखो दीवार पे खून लगा हुआ है, ये देखो उसकी अस्थियां हैं, ये देखो उसके कपड़े पड़े हुए हैं, ये देखो इस चाकू से मारा, ये देखो इस रस्सी से गला घोटा। तमाम चीज़ें ये पुलिस वालों को बताता है। 8 दिन तक पुलिस वालों को ये अलग अलग जगहों पर लेके जाता है। पुलिस वाले थक जाते हैं, लेकिन इसकी जो गुनाहों की फहरिस्त थी वो फहरिस्त कम ही नहीं हो रही थी। जब पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं उसके बाद में इसे बिठालते हैं और बिठालने के बाद में इससे पूछते हैं कि भैया तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। जब पुलिस वाले इस रविंद्र कुमार से ये सारी बातें पूछते हैं कि भैया तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो और किस तरीके से तुमने सब कुछ करना चालू किया, तो उसके बाद में जो रविंद्र कुमार होता है ये पुलिस को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। और उस कहानी के हिसाब से ये जो रविंद्र कुमार था, इसके पिता, इसकी माँ और इसका एक छोटा भाई, ये सारे के सारे लोग यूपी के कासगंज के रहने वाले थे। परिवार जो था उसके पास में ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, मध्यम वर्ग का परिवार था, जैसे तैसे कर कर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करता था। इधर जो रविंद्र था ये पढ़ाई करता था, कक्षा 6 तक इसने पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई में इसका कुछ मन वगैरह लगा नहीं। उसके बाद में कामकाज करने लगा। जो परिवार था उसे यूपी के कासगंज में ज़्यादा कामकाज मिलता नहीं था, क्योंकि रविंद्र के जो पिता थे ये प्लम्बर थे, अब माँ जो थी वो हाउसवाइफ थी, छोटा भाई था, खुद को भी काम नहीं मिलता था, पिता को थोड़ा बहुत काम कभी कभी मिल जाता था। इसलिए ये परिवार वाले सोचते हैं कि कासगंज में ज़्यादा काम है नहीं, लिहाजा काम करने के लिए हमें कहीं निकलना पड़ेगा। इसलिए साल 2008 में ये सारे के सारे लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली में रहकर ये परिवार अपना गुजारा करने लगता है। जो पिताजी थे वो प्लम्बर का काम करने लगे थे, उन्हें अच्छा खासा प्लम्बर का काम मिलता था, क्योंकि दिल्ली के अंदर रोज़गार ज़्यादा है, जैसे खर्चे हैं वैसे ही रोज़गार भी है। उसके बाद में जो माँ होती है ये बड़े बड़े घरों में झाड़ू पोछा बर्तन ये सारा काम करने लगती है। अब बड़े बड़े शहरों में अगर कोई महिला काम करती है तो 20 से 25 हज़ार रुपये बहुत ईजिली से कमा लेती है। यानी माँ बड़े लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती थी, उनके बर्तन वगैरह मांजा करती थी, पिता जो थे वो प्लम्बरी का काम किया करते थे। और जो ये व्यक्ति था रविंद्र कुमार, अब इससे भी इसके घर वाले कहने लगे कि तुम भी कुछ काम कर लो। तो उसके बाद में जो रविंद्र कुमार था ये मेहनत मजदूरी करने लगता है। जो कुछ भी पैसे कमाता उससे कुछ पैसे ये अपने ऊपर खर्च लेता और कुछ पैसे ये घर वालों को दे दिया करता था। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, लेकिन इसी दौरान ये जो रविंद्र कुमार था इसकी संगत गलत हो जाती है, क्योंकि इसके जितने भी दोस्त थे उसमें से कुछ दोस्त ऐसे थे जो नशा किया करते थे, तो ये नशा भी उनके साथ में करने लगा। कुछ दोस्त ऐसे थे जो सूखा नशा किया करते थे, ड्रग्स वगैरह लिया करते थे, तो उनके साथ भी ये ड्रग्स वगैरह भी लेने लगता है। यानी हर तरीके का नशा ये अपने दोस्तों के साथ में मिलकर कर रहा था। कुछ दोस्त ऐसे थे जो रेड लाइट एरिया में जाया करते थे, कुछ शराब वगैरह पिया करते थे।
तो रेड लाइट एरिया में भी ये उनके साथ में जाया करता था। यानी एक तरीके से हर गलत काम ये अपनी ज़िंदगी में अब करने लगा था। लेकिन इसी दौरान इसे एक सीडी मिलती है, इसे सीडी मिलती है। और जो सीडी थी, ये सीडी एक हॉरर पॉर्न की सीडी थी। इसमें 3 व्यक्ति थे जो बच्चों के साथ में रेप किया करते थे, उसके बाद में उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा करते थे, और इसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिला करता था। जब इस सीडी में इस मूवी को, इस हॉरर पॉर्न मूवी को ये जो रविंद्र कुमार देखता है, तो उसके बाद में सोचता है कि ऐसा कौन सा सुख है जो इन 3 लोगों को बच्चे के साथ में दरिंदगी कर कर उनका कत्ल करने में आ रहा है। अब इन्हें कौन सा सुख मिल रहा है, ये सब मुझे जानना भी चाहिए, मुझे पता भी चलना चाहिए कि ऐसा क्या है। लेकिन बिना एक्सपेरिमेंट करे तो ये चीज़ें मुझे नहीं पता चलेंगी, इसमें कौन सा सुख मिलता है, शायद मैं सुख से वंचित रह जाऊँ। इसलिए ये सोचता है कि इन सारी चीज़ों पर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इसलिए अब ये अपने पहले शिकार की तलाश में निकल जाता है। और जब ये शिकार के लिए निकलता है तो एक बच्चा ऐसा जिसकी शायद किस्मत ख़राब थी, वो इस व्यक्ति के सामने पड़ जाता है, इस हैवान रविंद्र कुमार के सामने पड़ जाता है। इस रविंद्र कुमार के पास में 10 का एक नोट होता है। ये उस बच्चे को दिखाता है, कहता है कि तुम्हें ये 10 का नोट चाहिए तो मेरे साथ चलो। अब बच्चा, उसका मन तो बहुत सीधा और सच्चा होता है, लिहाजा जो बच्चा होता है इसके साथ साथ जाने लगता है। उसके बाद में एकांत में ये उसे लेकर पहुँचता है। उसके बाद में उस बच्ची के साथ में ये रेप करता है। रेप करने के बाद में अब ये सोचता है कि ये बच्ची यहाँ से जाएगी और मेरे घर वालों को बता देगी या फिर अपने घर वालों को बता देगी। इसलिए बाकायदा ये उसी हॉरर मूवी की तरह उस बच्चे को ईंट और पत्थरों से कुचल कुचल कर और उसका गला काट कर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में शव को वहीं पर छोड़ता है। वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अब उसके बाद में डेड बॉडी पुलिस वालों को मिलती है, मामला पुलिस में पहुँचता है, छानबीन होती है, लेकिन इस व्यक्ति तक पुलिस शायद पहुँच नहीं पाती है। अब थोड़े दिनों तक तो ये काफ़ी ज़्यादा सतर्क होकर ये काम कर रहा था, लेकिन अब ये सोचता है कि इस पूरे मामले में कुछ हुआ ही नहीं। लिहाजा अब ये जो व्यक्ति था, जो हैवान था, अब अपने दूसरे शिकार के लिए निकल पड़ता है। और दूसरे शिकार के साथ में भी ये वही करता, उसका रेप करता, रेप करने के बाद में उसकी हत्या कर देता, बेरहमी के साथ में मर्डर करता, डेड बॉडी के साथ भी अगर रेप करता, अगर इसका मन होता। दूसरे के बाद में तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ऐसे ही ये सब कुछ चलता रहता है। और ये जो गिनती थी ये 30 बच्चों तक पहुंच जाती है। और मुझे बड़ी हैरानी भी हुई कि इसने अपने एक बाले जुर्म में बताया कि जब कभी भी ये नशा करता और नशा करने के बाद में जब इसको लत लगती तो उसके बाद में ये अपने शिकार के लिए 40-40 किलोमीटर तक पैदल चला जाया करता। पैदल जाता, कोई शिकार अगर मिलता, कोई बच्चा इसे ऐसा मिलता जिसको ये पैसे, मिठाई, चीज़ इसके लालच में फांसता, और फांसने के बाद में उसे अपने साथ एकांत में लेके जाता, और उसके बाद में उसका रेप, उसकी हत्या करने के बाद में वहाँ से 9-11 हो जाता। और जहाँ पर ये रहा करता था यहाँ पर भी इसने दर्जनों रेप किए। रेप करने के बाद में हत्याएं कर दी। उसके बाद में ये जो रविंद्र कुमार का परिवार था, इसके जो पिता थे, इन्हें दूसरी जगह पर काम मिलने लगा। उसके बाद में साल 2012 के अंदर ये जो परिवार था बेगमपुर में शिफ्ट हो जाता है, जिस बेगमपुर थाने से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। बेगमपुर शिफ्ट हो जाता है और इसके जो पिता थे रविंद्र कुमार के, उनका एक दोस्त था और दोस्त का एक बेटा था जिसका नाम था सनी वर्मा। सनी वर्मा आप लोग को याद होगा, ये वही व्यक्ति है जिसकी आईडी उस लड़की के क्राइम वाले सीन से मिली थी, जिसने इस व्यक्ति रविंद्र कुमार का पता बताया था। अब उसके बाद में इस रविंद्र कुमार के जो पिता होते हैं, सनी वर्मा के पिता से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा जो काम करता है उस बेटे से बात करके देखो कि मेरे बेटे को भी काम पे रख ले। उसके बाद में बाकायदा सनी वर्मा के जो पिता होते हैं वो सनी वर्मा से कहते हैं कि बेटा, मेरे दोस्त हैं, उनका एक बेटा है जिसका नाम रविंद्र कुमार है, जहाँ पर तुम काम करते हो उसे लगा लो अपने साथ में, तुम्हारे साथ रहेगा, काम सीख जाएगा, आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ कर लेगा। तो जो सनी वर्मा होता है अपने पिता का कहा मानता है। अब चूंकि ये बस चलाया करता था तो इसीलिए ये इस रविंद्र कुमार को एज ए हेल्पर अपनी बस पर रख लेता है। उसके बाद में रविंद्र कुमार जो होता है अब सनी वर्मा के साथ में उसकी बस पर एज ए हेल्पर काम करने लगता है। इधर इसी बीच में जो सनी वर्मा होता है उसके अवैध रिश्ते इस रविंद्र कुमार की माँ के साथ में हो जाते हैं। इधर सनी वर्मा के अवैध रिश्ते रविंद्र कुमार की माँ के साथ में हो चुके थे। उधर जो रविंद्र कुमार था उसके अपराधों की जो फहरिस्त थी ये लगातार दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। कभी ये बदायूं जाता, कभी दिल्ली जाता, कभी एनसीआर, कभी हरियाणा, कभी कहीं अलग अलग जगहों पर ये ट्रेन, बस या फिर पैदल जैसे भी होता जाता और गरीब बच्चों को अपना टारगेट बनाता। टारगेट बनाने के बाद में उनका रेप करता, रेप करने के बाद में उनकी हत्या कर देता। अब चूंकि जितने भी परिवार के बच्चों के साथ में ये सब कुछ कर रहा था वो परिवार ऐसे थे जिनकी कल की रोटी, कल की चाय का ही इंतज़ाम नहीं था।
बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार के वो बच्चे थे, तो ऐसे मामलों में पुलिस भी ज़्यादा रुचि दिखाती नहीं है, ये कड़वा सच है। अब उसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं इस पूरे मामले में कुछ ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि सबूतों का अभाव या फिर पुलिस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि पुलिस के सामने ऐसी घटनाएं बहुत आती हैं। अब ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। साल 2014 तक आते आते तकरीबन ये 27 बच्चों के साथ में इस तरीके के काम कर चुका था। 27 बच्चों का रेप कर कर उनकी हत्या कर चुका था। अब साल 2014 आ चुका था और इस साल 2014 के अंदर ये जो रविंद्र कुमार था एक बच्चे के ऊपर अटैक करता है। अटैक करने के बाद में उसका गला काटता है। गला काटने के बाद में उसे नाली में फेंक देता है। लेकिन संजोग कहें या फिर उस बच्चे की किस्मत अच्छी कहें या फिर ये कहें कि उस बच्चे की ज़िंदगी थी। जिस नाले के अंदर ये उस बच्चे को फेंकता है उस नाले के अंदर बालू होती है, यानी रेता। वो रेता उस बच्चे के जो गले पर ज़ख्म था उस पर चिपक जाती है। नस पूरी कटी नहीं थी, जिस वजह से जो खून बह रहा था वो खून बहना रुक जाता है। संजोग से वो बच्चा बचता है। बचने के बाद में कैसे कैसे कर कर वो अपने घर पहुंचता है। जब घर पहुंचता है तो उसके बाद में पुलिस में कंप्लेंट लिखाई जाती है। इस रविंद्र कुमार की शनाख्त होती है, इसे गिरफ्तार किया जाता है, इसे जेल में भेजा जाता है। अब जैसा कि मैंने आप लोग को शुरू में बताया, चूँकि इसके खिलाफ कुछ ज़्यादा सबूत थे नहीं, तो लिहाजा किसी गंभीर मामले में ये फंसता नहीं। हालांकि पॉस्को एक्ट के तहत इस पर मुकदमा दर्ज हुआ था और कत्ल करने का प्रयास, तो ऐसे में इसको जेल तो होती है। इधर जो सनी वर्मा था उसके अवैध रिश्ते लगातार इस रविंद्र कुमार की मां से चल रहे थे। इसलिए जो रविंद्र कुमार के परिवार वाले होते हैं वो सनी को अच्छा इस्तेमाल कर लिया करते थे। और इसी बीच में रविंद्र कुमार के परिवार वाले सनी से कहते हैं कि रविंद्र कुमार की ज़मानत करवा दो। तो साल 2014 के अंदर यही सनी वर्मा इस रविंद्र कुमार की ज़मानत करवाता है और ज़मानत करवाकर इसे बाहर ले आता है। अब जब साल 2014 में इसका दोस्त सनी वर्मा इसकी ज़मानत करा देता है, अब ये और ज़्यादा भयंकर और विकराल रूप ले लेता है। अब ये समझ चुका था कि जेल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब ये आज़ाद है, जिस तरीके के भी क्राइम ये करना चाहे कर सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे सज़ा नहीं दिलवा सकती। अब उसके बाद में ये आज़ाद हो चुका था। उसके बाद में साल 2015 आ जाता है और साल 2015 में ये अपना एक शिकार कर कर उसका रेप और उसका मर्डर करने के बाद में अपने घर पे आता है। चूँकि पिता घर पे होते नहीं हैं उस समय, तो जैसे ही ये अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो देखता क्या है कि इसका जो दोस्त है सनी वर्मा वो इसकी ही माँ के साथ में आपत्तिजनक हालत में है। अब जैसे ही अपनी माँ को ये अपने दोस्त के साथ में आपत्तिजनक हालत में देखता है, आग बबूला हो जाता है। जाहिर सी बात है, 30-30 कत्ल करने वाला एक व्यक्ति, उसके लिए एक कत्ल कौन सी बड़ी बात होगी। इसलिए बाकायदा ये अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा डांटता फटकारता है। इस सनी वर्मा को भी वहाँ से भगाता है और उसके बाद में इस सनी वर्मा के कत्ल की प्लानिंग कर लेता है। कत्ल की प्लानिंग कर लेता है। प्लानिंग करने के बाद में 6 जुलाई साल 2015 को ये अपने दोस्त को जो सनी वर्मा था उसे बुलाता है और कहता है कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आइंदा से ऐसी चीज़ें मत करना। उसके बाद में उसे ठेके पर लेके जाता है, काफ़ी ज़्यादा शराब पिलाता है और शराब पिलाने के बाद में उसकी हत्या करने की कोशिश करता है। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है और इत्तेफाक से सनी वर्मा जो होता है वो बेहोश हो जाता है। ये उसके सर पर कुछ भारी भरकम चीज़ मार देता है। जब वो बेहोश हो जाता है तो ये समझ लेता है कि ये मर चुका है। उसके बाद में उसका मोबाइल, उसका आईडी कार्ड वगैरह ये लेकर भागता है और भागने के बाद में ये चला जाता है। और उसके बाद 13 जुलाई साल 2015 को ये अपने अगले शिकार के लिए जाता है और इत्तेफाक से किस्मत उस बच्ची की ख़राब कहें या फिर कुछ और, वो जो 12 साल की बच्ची थी, तकरीबन सुबह के 5 बजे के आसपास इसे बाहर खेलते हुए मिल जाती है। जैसे ही बच्ची इसे बाहर खेलते हुए दिखती है, अब इसके मन में शैतान जागता है। उसके बाद में किसी तरीके से ये उस बच्ची को बहलाता फुसलाता है और उसके बाद में उसे अपने साथ लेके जाता है। एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक मकान था, उस मकान के अंदर घसीटता है और उसके बाद में उस बच्ची का रेप करने की कोशिश करता है। अब चूंकि वो लड़की 12 साल की लड़की थी, थोड़ा जिस्म में भी ठीक थी, इसलिए इस व्यक्ति का विरोध करती है। अब जब ये देखता है कि ये उसके ऊपर कामयाबी और काबू पा नहीं सकता, तो उसके बाद में ईंट और पत्थरों से उसके ऊपर वार कर देता है। अब एक 12 साल की लड़की आखिर कितनी देर तक इसका विरोध कर सकती है। उसके बाद में वो बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश हो जाती है तो उसका रेप करता है। रेप करने के बाद में फिर उसका कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद में फिर डेड बॉडी के साथ में रेप करता है और उसके बाद में सनी वर्मा का आई कार्ड वहाँ पर फेंक कर उसे फंसाने के लिए ये वहाँ से 9-11 हो जाता है। अब ये वहाँ से 9-11 हो जाता है। उसके बाद में अब बच्ची के जो परिवार वाले थे वो ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद में जब उन्हें बच्ची मिलती नहीं है, उसके बाद वो इसी जो बेगमपुर थाना है यहाँ पर पहुँचते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस वाले छानबीन करते हैं। पुलिस वालों को बच्ची की डेड बॉडी मिलती है
आई कार्ड मिलता है सनी वर्मा का, इसलिए सनी वर्मा की तलाश की जाती है, सनी वर्मा से पूछताछ की जाती है, तो सनी वर्मा होता है इस रविंद्र कुमार का पता बता देता है। इस तरीके से ये पूरा मामला खुलता है और उसके बाद में साल 2015 के अंदर से गिरफ्तारी हुई थी। मामला कोर्ट में पहुंचता है और ये जो व्यक्ति था साल 2015 से ही तिहाड़ जेल में बंद है और इसी साल 2023 को, यानी अब तो 25 आने वाला, इसी तो मैं गलत ही कह रहा हूँ, यानी साल 2023 को 6 मई को इसका फैसला आता है और सज़ा होती है 20 मई को। इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और बाकी जो इसने मामले बताए थे उनमें अलग अलग मामलों में अलग अलग छानबीन होगी, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर इस पर केस चलेगा। फिलहाल एक मामले में इसको उम्र कैद की सज़ा हुई है, बाकी के जो मामले होंगे उसमें भी इस पर सज़ा सुनाई जाएगी। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने दोस्तों की गलत संगत से कहानी शुरू की, उसके बाद में एक हॉरर पॉर्न मूवी देखी और उसके बाद में एक के बाद एक 30 लड़कियों का रेप करने के बाद में उनकी हत्या कर दी। तो दोस्तों ऐसा दरिंदा पुलिस की गिरफ्त में आया, या फिर हम लोग इसे कुछ भी कहें, कानून की विफलता कहें या फिर लोगों की सतर्कता कम कहें, जिन्होंने पुलिस के सामने ज़्यादा बार जाकर नहीं बताया कि उनकी बच्ची के साथ में क्या हुआ है, लिहाजा आप छानबीन करें। जो गांव वाले थे, जो लोग थे, गरीब लोग थे जिनकी बच्चियों के कत्ल हुए थे, तो वो भी खामोश हो गए। इसलिए इस व्यक्ति की जो आज़ादी थी ये लगातार बढ़ती चली गई। तो ऐसे व्यक्ति को फ़िलहाल सज़ा मिली है, ऐसे व्यक्ति को समाज में घूमने का कोई अधिकार भी नहीं है। तो आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। दोस्तों हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे, इसमें मंसूरी भाईजान हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जी, हम आपकी कहानी को सऊदी अरब से सुनते हैं। तो मंसूरी भाईजान जी आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं वेरी गुड कहानी। तो रिजवान अंसारी जी आपका शुक्रिया। नक्षत्र सिंह हैं, लिखते हैं नमस्कार मेरे छोटे भाई साहब। आज की स्टोरी सुनकर तो बहुत शर्म सर से झुक जाता है। पिता और बेटी से बड़ा कोई रिश्ता होता नहीं है, इससे ज़्यादा कलयुग क्या आएगा। बहुत अच्छी बात कही नक्षत्र सिंह जी आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुबैश अंसारी हैं, लिखते हैं शाबिज़ भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, ऐसे बाप बेटी को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। तो ज़ुबैश अंसारी जी वालेकुम सलाम, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपका कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सतबीर हैं, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं भाई, बहुत शुक्रिया जी आपका सतबीर जी। उसके बाद में जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं हवस में इंसान अंधा हो जाता है, पता नहीं क्या क्या कर जाता है। मलिक भाई सलामत रहिए। तो जावेद अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया। पीके शर्मा हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी सर जी। तो पीके शर्मा जी आपका शुक्रगुजार हूँ। नक्षत्र सिंह जी हैं, लिखते हैं मलिक भाई साहब अपने गाँव में जो लड़का बीमार है उसका क्या हालचाल है, ज़रूर बताएं भाई साहब। तो नक्षत्र सिंह जी अभी अलग अलग तंजीमों से मैंने रब्ता किया है और जैसे ही कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो अभी वो गांव में ही है, तबीयत ज्यों की त्यों है, तो अभी बस 2-1 दिन में पैसे आ जाएंगे। जहाँ जहाँ पर बोला गया है कुछ पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और उसके बाद में इस लड़के को लेके जाएंगे, दिल्ली लेके जाएंगे, वहाँ पर डॉक्टर्स को दिखाना है, क्योंकि अभी इस लड़के ने अपने इलाज की शुरुआत ही नहीं की है, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। उसके बाद में राजेंद्र कुमार हैं, लिखते हैं सर्दियों में इतना लंबा इंतज़ार नहीं हो पाता। राजेंद्र कुमार जी माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो 8 बजे से पहले ही शूट हो गई थी, लेकिन जैसा आप सब लोगों को पता है कि मैं एक लड़के के लिए लगा हुआ हूँ, तो इसी वजह से अलग अलग जगह जाना पड़ता है। कई लोग मिलने भी आते हैं, कुछ लोग पैसे देने आते हैं, तो उनसे रब्ता करने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। हालांकि वीडियो शूट हो चुकी थी, तो इस वजह से नहीं अपलोड कर पाया। 10 बजे के आसपास अपलोड हुई, माफ़ी चाहता हूँ। लाइक अब्बास हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज़ भाई, नाइस स्टोरी। लाइक अब्बास गुलिस्तान बागपत यूपी से सुनते हैं। तो लाइक अब्बास जी आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो नमस्ते भैया सुरेंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दी वेस्टर्न लिखते हैं शाबिज़ भाई आज एकदम स्मार्ट लग रहे हैं ब्लैक ब्लेज़र में, माशाल्लाह। तो दी वेस्टर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो वैसे ही स्मार्ट हैं, तो हम भी बस थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे कि चलो ब्लेज़र पहन के बना देते हैं। उसके बाद में गोंडनवाल हैं, लिखते हैं ज़माने को न जाने क्या हो गया है और इसमें कितने चेहरे देखने को मिलेंगे। तो भाई आपने बहुत अच्छी बात कही गोंडनवाल जी, आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये SS प्रेमू करके आईडी है और लिखते हैं शाबिज़ मलिक साहब ऐसे ही कृपा अपने देश और समाज की कहानियाँ सुनाएं। ईरान, तरान, हांगकांग की कहानियों में किसी भी भारतीय की कोई रुचि नहीं है। मैं बस क्राइम की कहानी सुनाता हूँ, हमारी भारत की हो या फिर किसी और देश की, सुनाना तो ज़रूरी है। हसीबुल अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, रिश्तों को क्या ही कहा जाए मेरे छोटे भाई। तो हसीबुल अंसारी जी वालेकुम सलाम। मेरे बड़े भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बेहतर अंदाज में कमेंट्स करते हैं। शो का टाइम 8 बजे का है और आपकी वीडियो 10 बजे आती है। माफ़ी चाहते हैं राजेंद्र कुमार जी, लेकिन थोड़े दिनों आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि जिस वजह से मैं जिन चीज़ों में लगा हुआ हूँ, आप दुआ करें कि वो कामयाब हो जाए, वो लड़का जो है वो ठीक हो जाए। राजपुरा ख़बरनामा है, लिखते हैं शाबिज़ भाई कहानी है, वहम है या शायद आम बात है, ये तो एक कहानी है जो सामने आ गई, यानी इस तरीके की न जाने कितनी कहानी है।
तो खबर राजपुरा खबरनामा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपके कमेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, आपका शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का भी शुक्रिया। नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहवेज़ भाई, हराम खाओगे पियोगे तो काम हराम काम ही करेंगे, अल्लाह पाक हिदायत दे, बस यही कह सकते हैं। तो नसीर अहमद जी वालेकुम सलाम, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपका शुक्रिया। उसके बाद में दी बैरिस्टर हैं, लिखते हैं समझ नहीं आता कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। तो दी बैरिस्टर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप शायद वकील हैं, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। आप मुझे ये बताइएगा कि आधार कार्ड में कितनी बार नाम चेंज करा सकते हैं? ऑलरेडी 2 बार नाम चेंज हो चुका है और अभी पासपोर्ट रिन्यू कराना है, तो इस वजह से फिर दिक्कत आ रही है और नाम चेंज हो नहीं पा रहा है। क्या इसमें कोई रास्ता है, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं? कमेंट्स कर या आप इंस्टाग्राम पर मुझसे रब्ता ज़रूर करिएगा। AK खान है, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी। तो AK खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो स्टोरी है एक दिन बेहतर अंदाज में आप लोग को मिली होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि 2-3 दिन कहानी छोटी रही है, लेकिन मैं आप लोग को एक बेहतर कहानी के साथ में कम बैक करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये उम्मीदों पर खरी उतरी होगी। आप लोग इस कहानी को अगर पसंद करते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, कहानी कहाँ से देखते हैं ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।